हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी मर्डर के दोषियों को रिहा कर दिया। बहुत बड़ी बात हुई है। किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उस नाम से किसकी मूर्ति का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है। 15 क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको कि 18 नवंबर को सुबह 11 बजे फ्राइडे का दिन है। उस दिन स्पेशल वीडियो आ रहा है मैराथन। इस साल का अब तक का टोटल जनवरी से नवंबर तक का आपके जो भी तमाम एग्जामिनेशंस हैं उन सब में बहुत काम आएगा। देखना मत भूलना। मैराथन वीडियो होगा कुछ घंटे का। 18 नवंबर की सुबह 11 बजे ये वीडियो आएगा आप सबके लिए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, राजीव गांधी हत्याकांड के बाकी 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उसे रिहा कर दिया। आंसर होगा अनुच्छेद 142 संविधान का ये है 142। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस अनुच्छेद का प्रयोग किया विशेषाधिकार का और 6 दोषियों को रिहा कर दिया। इससे पहले मई में भी कुछ दोषियों को रिहा कर दिया गया था और बाकी को भी रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर को वो जेल से निकल गए, बाहर आ गए। 6 दोषी कौन कौन से हैं। नलिनी श्रीहरिहरन, संथन उर्फ रवि राज, मुरुगन, रॉबर्ट, पायस, जयकुमार और रविचंद्रन। तो ये सभी लोग 23 साल जेल में बिता चुके थे और अब रिहा कर दिए गए। तो यहाँ पर सवाल हुआ कि अनुच्छेद 142 जो है संविधान का आर्टिकल 142, इसमें क्या है। इसमें ये जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 जो संघ होता है उसके अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका उसमें आता है। और ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी मामले में अगर अन्य कानून लागू नहीं हुआ है तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया है, 142(1) और 142(2). तो 142(1) जो है अनुच्छेद, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये विशेषाधिकार है कि किसी मामले में पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कानून से हटकर एक अलग आदेश दे सकता है। और ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविज़न न दे। ये जो अनुच्छेद है 142(2), उसमें सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने, दोषी के मामले में जांच करने का अधिकार ये है इसके तहत। और दोषी को दंडित करने का भी अधिकार होता है और रिहा करने का भी अधिकार होता है। तो इस मामले में राजीव गांधी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हुई थी, तो उनके दोषियों को आखिर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में बहुत सारे मामले आ रहे हैं। ख़ासतौर पे कांग्रेस ने कहा है कि ये जो फैसला है वो हमें मंजूर नहीं है। क्या हुआ था राजीव गांधी हत्याकांड का मामला क्या था। 21 मई 1991, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के शहर श्री पेरम्बदूर, तो वहाँ पर पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या कर दी गई थी। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, माला लेकर एक महिला आई थी, उसने माला डाला और अपने सुसाइड बॉम्बर थी वो, धनु नाम की महिला, उसने बटन दबाया और ब्लास्ट हो गया। उसमें 16 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी राजीव गांधी के साथ साथ। और इस हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था वो LTTE था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो कि श्रीलंका का जो LTT था, संगठन था, इसको आतंकवादी संगठन कहिए, तो उसने ये हरकत की थी। ठीक है, तो अब रिहा कर दिया और अनुच्छेद 142। तो ये कई सारे पिछले कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए फैसले दे रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
कहाँ महिलाओं को आज़ादी देने की बात हो रही है दुनिया में, दी जा रही है, और एक तरफ हमारा एक पड़ोसी है जिसने प्रतिबंध लगा दिया। तो आंसर होगा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान, आप कहेंगे ज़रूर कि अफ़गानिस्तान से या तालिबान से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो न्यूज़ भी ये रहा द हिंदू में, और तालिबान ने अभी इसी महीने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा महिलाओं के पार्क में भी जाने पर बैन लगाया गया। आपको पता होगा कि तालिबान ने पिछले साल 2021 में अगस्त में सत्ता पर कब्जा कर लिया था अफ़गानिस्तान के। अमेरिका छोड़ छाड़ के सब कुछ सेना अपनी लेकर भाग गया था, और उसके बाद से उस पर कब्जा है। और अफ़गानिस्तान ये रहा। ये हमारा पड़ोसी देश कैसे है, जम्मू कश्मीर जो है उससे इसकी सीमा लगती है। ठीक है, सवाल है कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। तो तालिबान का ये कहना है कि वहाँ पर जेंडर अलगाव, यानी महिला और पुरुष अलग अलग रहें। तो ये जो आदेश था उसकी अवहेलना हो रही थी, अनदेखी हो रही थी, और हिजाब भी महिलाएं नहीं पहन रही थी, ऐसा तालिबान का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति के नाम से किसकी मूर्ति का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, ये रही मूर्ति, उसका फोटोग्राफ है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में नवंबर में इसका अनावरण किया। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे। वैसे करीब कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले, मैंने इसके बारे में बताया था कि ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी मूर्ति का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, तो उसी परिसर में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। और ये आप अनावरण का वीडियो भी देख रहे हैं। 108 फीट ऊंची है, और कांस्य स्टील इसका यूज़ किया गया है इसमें। ये प्रतिमा बेंगलुरु के विकास के संस्थापक माने जाते हैं श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। तो उन्हीं के योगदान को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और ये 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है इसको बनाने में। किसने इसको स्टैच्यू को तैयार किया है? तो मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित हैं राम सुतार। तो उन्होंने ये इसका तैयार किया है और डिज़ाइन किया। उन्होंने ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी रचना की थी, उसका डिज़ाइन वगैरह किया था। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्यों रखा गया है? तो क्योंकि केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने शहर में पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि आवश्यकताओं के लिए लगभग 1000 झीलों का डेवलप करवाया था, उसको विकसित करवाया था झीलों को, और महान दूरदर्शी के रूप में उनको जाना जाता है। तो इसी वजह से राज्य सरकार ने इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ने समृद्धि की मूर्ति बताया, क्योंकि जो बेंगलुरु है वो उन झीलों की वजह से ही इतनी समृद्ध मानी जाती है। ठीक है, और उनके बारे में बताऊं, वो विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक शासक थे। 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु का संस्थापक के रूप में उनको माना जाता है। 16वीं शताब्दी में वो शासक थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। कर्नाटक की बात कर लें, राजधानी क्या है? बेंगलुरु। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मेंबरशिप है 1 ईयर का, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तमाम एग्जामिनेशन में शानदार टकराते हैं क्वेश्चंस, और ये मेंबरशिप के जरिए है और मात्र 150 रुपये है। तो छूट चल रही है अभी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इससे। PDF मिलता है, साथ में टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे। तो आंसर है विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में 10 नवंबर को T20 जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, इसी दौरान उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने 40 गेंद पर उस दौरान 50 रन बनाए थे। और उन्होंने उस वक्त 4008 रन पूरे कर लिए अपने जीवन में। ठीक है,
T20 इंटरनेशनल मैचों की बात हो रही है। ठीक है, तो आईसीसी ने ये ऐलान किया है और आप ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 बैट्समैन हैं जिन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं उसके ये लिस्ट रही। विराट कोहली 4008, उसके बाद स्थान आता है रोहित शर्मा का, वो है 3853। ओके, उसके बाद अलग अलग नाम है। तो आईसीसी ने ये ऐलान किया है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। उसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय एक्टर को मार्केश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एटोइल डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा रणवीर सिंह। तो अभी हाल ही में नवंबर में 11 नवंबर को ये अवार्ड उनको मिला है। ये आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया हुआ है? तो मोरक्को में माराकेच एक जगह है, वहाँ पर आयोजित किया गया। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू में प्रमुखता से इस खबर को कवर किया गया है। और दुनिया में एक अच्छा माना जाना वाला, मतलब चर्चित ये फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। ठीक है, उनकी फिल्में भी इस दौरान वहाँ चलाई गई थी, दिखाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस देश ने भारत को अपनी करेंसी मॉनेटरी लिस्ट से बाहर कर दिया है? आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और ये अच्छी खबर है। बहुत सारे सवाल हैं इस पर कि ये मॉनेटरी जो लिस्ट है, करेंसी मॉनेटरी लिस्ट, ये क्या होती है और क्यों अमेरिका ऐसा करता है, अलग अलग देशों को इस लिस्ट में क्यों रखता है। तो मामला ये है, देखिए कि अमेरिका का डॉलर ही दुनिया भर में माना जाता है और इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो डॉलर से ही होता है। तो वो इस बात की नज़र रखता है कि कहीं कोई देश इसका जो एक्सचेंज रेट है, जैसे इंडिया का रुपया है, तो रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में आएगा? करीब 80 के आसपास चल रहा है अभी। तो वो ये नज़र रखता है कहीं इसको मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है, अलग अलग देश इसमें गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी करेंसी को अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है घटा और बढ़ा रहे हों। ठीक है, करेंसी का वैल्यू को, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर अमेरिका नज़र रखता है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है और अमेरिका जो डॉलर है वो उसका प्रभुत्व जमा रहता है। तो और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी है जिसके तहत डॉलर जो है वो दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो उसमें उसके तहत वो ये नज़र रखता है कि कोई एक्सचेंज रेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और भारत को भी इसे रख दिया था उसने, तो अब ये हटा दिया है, उस लिस्ट से हटा दिया है, यानी अच्छी बात है। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी बातचीत भी हुई है अमेरिका के वित्त मंत्री, वहाँ की वित्त मंत्री जेनेट येलेन से, और दोनों देशों के बीच में बिजनेस को बेहतर करने, इन सब अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम को बढ़ाने, तो इसकी घोषणा हुई है। उसी के दौरान ये करेंसी की जो लिस्ट है, निगरानी जो लिस्ट है, उससे इंडिया को अलग किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो भरोसा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात हो रही है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, राजधानी वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व निमोनिया दिवस। हाँ, क्वेश्चन होगा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य ये है कि निमोनिया जो डिजीज है उससे निपटने के लिए जागरूकता बढ़े, लोग शिक्षित हों। और 2022 की थीम क्या है? थीम है निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, ये पहली बार ये दिवस आयोजित हुआ था 2009 में मनाया गया था। और कौन आयोजित करता है इसे? तो ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा एक संगठन है, उसके द्वारा। तो यहाँ पर सवाल होगा कि निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है, डिजीज है। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके फेफड़े में पानी भर जाता है, सूजन आ जाता है, और एक या दोनों फेफड़ों में ऐसा हो सकता है। निमोनिया का कारण मुख्य तौर पर बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, और इससे जो वायु थैली है
जो फेफड़ा है, जहाँ हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए, वहाँ पर मवाद भर जाता है उन सब में। तो ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है और इससे मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से किन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया नवंबर में? आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन। ठीक है, 2 ट्रेनें हैं, इनको रवाना किया गया। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये देश की 5वीं है ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, और भारत गौरव काशी दर्शन जो ट्रेन है वो कर्नाटक से चलेगी और काशी तक पहुंचेगी, यानी वाराणसी तक पहुंचेगी। और इसके जरिए तीर्थ यात्रा का मुख्य मकसद है। ठीक है, तो कर्नाटक में ये ट्रेन को लॉन्च किया गया है। राजधानी बेंगलुरु है और CM हैं बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस टेनिस टूर्नामेंट M15, ये न्यू दिल्ली 2022 की बात हो रही है। तो टाइटल किसने जीता है? आंसर है दिग्विजय प्रताप सिंह। ठीक है, तो नवंबर में ही फ्रांस के जो खिलाड़ी हैं फ्लोरेंट बैक्स, तो उसको हरा कर ये टाइटल जीत लिया उन्होंने। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। इस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 के विजेता का नाम बताएं, या कहें उसकी विजेता टीम कौन है? आंसर होगा मुंबई। और ये फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराया और ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश टीम के कप्तान कौन है? ऋषि धवन। ठीक है, तो ये T20 फॉर्मेट में खेला गया और इसमें मुंबई ने जीत हासिल की। ये जो मैच है वो T20 क्रिकेट का घरेलू चैंपियनशिप है और इसका आयोजन BCCI करता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये 2022 का ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगी, किस देश में? आंसर होगा इंडिया में। कब से कब तक? तो 18 और 19 नवंबर को ये मंत्री स्तरीय मीटिंग है, न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है। और इसका आयोजन NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो कर रहा है। इसमें 75 कंट्रीज़ के जो मंत्री हैं वो सब हिस्सा लेंगे और वहाँ के जो पुलिस संगठन है वो सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये जो सम्मेलन है उसकी 3री ये बैठक आयोजित की जा रही है। पहली बैठक पेरिस में हुई थी फ्रांस में 2018 में, दूसरी जो मीटिंग हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2019 में, और 3री मीटिंग इंडिया में होने जा रही है दिल्ली में। ठीक है, ये क्या है? ये टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास होते हैं और इसमें भाग लेने वाले जो देश हैं वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF और संयुक्त राष्ट्र की जो लिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ये सब तय करता है। ठीक है, कि FATF के जो नियम हैं, रेगुलेशन हैं, उन सबको कैसे प्रभावी रूप से तमाम देशों पर इसको लागू कराया जाए। ठीक है, तो टेरर फंडिंग, टेरर यानी आतंकवाद एक बहुत बड़ा संकट है दुनिया भर में। तो उसकी जो फंडिंग है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि फंडिंग ही बंद हो जाए तो आतंकवाद का जो फैलाव है वो सीमित हो सकेगा। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन फ्रॉड, तो इसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग भी हो रही है, तो उसको रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो NIA इसे यहाँ पर होस्ट करेगा। NIA की स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI, उसने नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया है? आंसर होगा भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, भोपाल जंक्शन। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे उसी के अंतर्गत ये भोपाल जंक्शन है, तो उसे FSSAI के द्वारा 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया गया। ये जो सम्मान है वो
भोपाल में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दिया गया है और 2024 तक ये मान्य रहेगा। ये सर्टिफिकेशन है और उसके तहत यात्रियों को पौष्टिक भोजन जो प्रदान किया जाता है तो उसकी एक स्टैंडर्ड हो गया कि वहाँ भोजन आप कर सकते हैं और वहाँ उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक होती है। इसके अलावा कई और स्टेशनों को ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है, तो ये सब पूरी लिस्ट रही। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन होगा लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, हर साल ये इस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली में, तो उसके स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली और एकमात्र यात्रा की थी वहाँ पर। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में एक बार गए थे और वहाँ यात्रा की थी, तो उसी के को याद करते हुए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व उपयोगिता दिवस यानी वर्ल्ड यूजबिलिटी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है 2022 में? आंसर होगा 10 नवंबर को। हर साल नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है और थीम क्या है इस बार की? आवर हेल्थ। ठीक है, यह थीम। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और मेंबरशिप देखना मत भूलना। और हाँ, याद रखना आप कि 18 नवंबर को अब तक का यानी पूरे साल का करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आ रहा है। 18 नवंबर की सुबह 11 बजे देखना मत भूलना। ठीक है, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।